राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये हम सीरीज से देखने वाले हैं, यानी स्टार्टिंग से एक साइड से देखने वाले हैं कि कब कौन सी लैंग्वेज आई और उसके बाद उनके ईयर्स भी देखने वाले हैं और उनका इम्पैक्ट भी देखने वाले हैं कि उनसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस-किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज़ेस्ट होती है। हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज़ेस्ट यानी मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड है, तो वो कीबोर्ड को बहुत बहुत ही फास्ट तरीके से वो डायरेक्टली कमांड दे सकती है। माउस को बहुत जल्दी तरीके से कमांड दे सकती है। तो इनको सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज भी बोला जाता है। इनमें कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आती हैं? सबसे पहले तो मशीन लेवल लैंग्वेज ही आती है, यानी 01000001 ऐसे करके जो हम कमांड देते हैं डायरेक्टली, वो सबसे फास्टेस्ट होती है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। असेंबली में हम ऐड, मूव ऐसे करके कमांड देते हैं ताकि हम इज़िली बहुत बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्यूटर को अपने पूरे के पूरे कमांड्स दे पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल क्या होती है? ये ह्यूमन रीडेबल होती है, यानी ये इंग्लिश के थोड़ा-सा क्लोज़ होती है। यानी आप ये कुछ इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है उसमें हेलो लिख के आ जाएगा। अब नॉर्मल इंसान समझता है कि प्रिंट का मतलब होता है कुछ भी प्रिंट कर देना। तो ये इसीलिए बोला गया कि ये जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जहाँ पे ओप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। ओप्स के कॉन्सेप्ट जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, जो भी लैंग्वेजेस इन सब को फॉलो करते हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। जो सिमिलर थी वो दुनिया की पहली ऐसी लैंग्वेज थी जिसने उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। अब उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले 1950s और वहाँ से स्टार्टिंग। 1950s के पहले पहले जो हमारी लैंग्वेज चलती थी वो थी असेंबली और असेंबली के भी पहले जो हमारी लैंग्वेज चला करती थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो आई फॉरट्रन। फॉरट्रन 1957 में जॉन बैकस द्वारा आई। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे फॉरट्रन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इनके जो फाउंडर्स हैं या फिर जो डिस्कवरर्स हैं, जैसे जॉन बैकस ने इसको बनाया इन्वेंटर्स, तो जॉन बैकस उनका नाम भी पूछ लिया जाता है और कभी-कभी इनके ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो सबसे पहली जो लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज जो बनी थी वो थी फोर्ट्रॉन, जिन्हें जॉन बैकस ने बनाया था। दूसरी है लिस्प। लिस्प का जो फुल फॉर्म है वो है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये ध्यान रखिए ये दुनिया की सबसे पहली एआई लैंग्वेज है। इसको बनाने वाले से जॉन मैकार थे और ये जस्ट 1 साल बाद यानी 1958 में आई। हम लोगों को लगता है ना कि एआई ये अभी जब से चैट जीपीटी आया ये तब से ही ये नई-नई टर्म है। नहीं, ये नई टर्म नहीं, ये बहुत पुरानी टर्म है। लिस्ट इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जॉन मैकार्थी साहब ने 1958 में इसको बना दिया था। उसके बाद है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको ग्रेस होपर ने 1959 में बनाया था। ग्रेस होपर दरअसल एक लेडी थी जो कोबोल प्रोग्राम की हेड थीं। फोर्ट्रॉन जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वो आज भी यूज़ हो रही है। उसके बाद बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे कैमनी और कोर्स ने 1964 में बनाया था। ये मेनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। उसके बाद सिमला, ये दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पहली फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं बेस्ड है। लेकिन जो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होती है। यानी वो पूरे के पूरे फीचर्स इंप्लीमेंट करती है और ये पार्शियल इंप्लीमेंट करती है। उसके बाद इसे बनाया था डायल और नेगार्ड ने 1967 में। फिर आई लोगो। लोगो को बनाया सेमर पेपरेट ने 1967 में। द फेमस टर्टल ग्राफिक्स इन स्कूल, ये मेनली स्कूल में ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज होता था। एल्गोल वाज एल्गोल जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो 1958 में आई थी। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद नेक्स्ट 19 अब आ जाते हैं 1960s की लैंग्वेजेस हो गई 1970s की। 1970s में जो सबसे मेजर एडवांसमेंट हुआ था वो हुआ था सी लैंग्वेज के फाउंडेशन में। दरअसल यूनिक्स बनाया था डेनिस रिची साहब ने। डेनिस रिची
इन्होंने बनाया था 1969 में। अब इन्होंने यूनिक्स की तो प्रोग्रामिंग कर ली, लेकिन जब यूनिक्स को मेंटेन करने की बारी आई तो उन्हें पता चला, उन्हें ये समझ में आया कि यूनिक्स के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो मेंटेन करने में काफ़ी ईज़ी हो। तो इसीलिए उन्होंने 1972 में बेल लैब्स में क्या किया, उन्होंने सी लैंग्वेज को फाउंड किया। और आप जनरली सुनेंगे कि जो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जननी किसको बोला जाता है, सी को बोला जाता है। मोस्टली कॉन्सेप्ट यहीं से लिए गए हैं। फिर एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, 1974 में बनी। इसका ये मेनली किसके लिए यूज होती है, डीबी यानी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। अब डेटाबेस क्या है, जब भी हम बड़े बड़े आ, बहुत सारा डेटा हमें एक जगह पे स्टोर करना होता है, तो उसमें जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं यानी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, यानी हमें कुछ लिखना है यानी क्रिएट करना है, उससे कुछ पढ़ना है यानी मान लीजिए कि मैंने अपने यूजर्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख के रखा अपने डेटाबेस में, तो उसको पढ़ना है, अपडेट करना है, मान लीजिए किसी का नाम है तो उसका नाम अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है। तो अगर मुझे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई एसक्यूएल, जो बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करती है। फिर उसके बाद 1970s में बना पास्कल। पास्कल को बनाया निकोलस वृथ ने। इसे मेनली टीचिंग कोडिंग को पढ़ाने के लिए मेनली बनाया गया था। उसके बाद 1980s का दौर आया, सबसे पहले बनी सी प्लस प्लस। सी इसको जो सी प्लस प्लस है, इसे बाजार ने स्टार स्टॉक्स ने 1983 में वो किया है। इसको मेनली ये भी बोल दिया जाता है कि सी विथ क्लासेस। सी प्लस प्लस को कई बार सी विथ क्लासेस नाम से भी बोल दिया जाता है। ये भी बेल लैब्स में बनी है, बेल लैब्स। और जो सी लैंग्वेज बनी है वो भी बेल लैब्स में ही बनी है। फिर पर्ल पर्ल को बनाया लैरी वेल ने 1987 में, जो इसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। फिर एडा, एडा ये बेसिकली एडा लवलेस या फिर इनको लेडी एडा अगस्टा नाम से भी जाना जाता है, अगस्टा। ये मेनली इनके ऊपर बनाया गया है। ये दुनिया की पहली एल्गोरिथम डिजाइन करने वाली महिला थी। इन्होंने जो चार्ल्स बेबेज साहब ने 1937 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज साहब ने 1937 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। उसके लिए लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी एडा अगस्टा ने क्या बनाया था, एक कोड कोड लिखा था। इनको बोला जाता है कि ये पहला प्रोग्रामिंग कोड था, इसलिए इनको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। ये मदर ऑफ प्रोग्रामिंग है, लेकिन जो मैंने सी बताया था ये मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों के बीच में। फिर 90s का दौर आया जहाँ पे बहुत ही दिग्गज लैंग्वेजेस हैं। इसका स्टार्ट सबसे पहले ग्यूडो वन रसम ने 1991 में पाइथन को इंट्रोड्यूस करके किया। पाइथन बहुत ही इम्पैक्टफुल लैंग्वेज है। मेनली ये अब तो एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट अब तो मोस्टली पाइथन यूज होती है, क्योंकि ये इजी टू राइट और बहुत इजीली आदमी सीख सकता है। फिर आई जावा। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में बनाया। ये मेनली वॉर्म राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इसे जेम्स गॉसलिंग साहब ने सन माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, उसके लिए बनाया था। बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने को ओरेकल ने खरीद लिया, इसलिए अब जो जावा है वो ओरेकल की प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि जेम्स गॉसलिंग ने इसको किसके लिए बनाया था, तो ये सन माइक्रो सिस्टम के लिए बनाया था। बाद में इसे ओरेकल ने खरीद लिया है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आई 1995 में ही। इसे ब्रैंडन ईच ने नेविगेटर नेविगेटर जो पहले ब्राउजर आता था उसके लिए बनाया था। बेसिकली नेविगेटर ब्राउजर वाले लोगों को ये चाहिए था कि जो भी उनके ब्राउज़र में जो डायनामिक वेब पेज अपलोड होता है, उसके लिए उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो बहुत ही आसानी से डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सके। इसलिए उन्होंने ब्रेंडन ईस्ट से जावास्क्रिप्ट को डेवलप करने की माँग की। अब जावा और जावास्क्रिप्ट के नाम से देख के ऐसा लगता है ना कि दोनों एक ही कंपनी ने बनाई है, बट दरअसल ये एक मार्केटिंग मूव था। दरअसल 1995 में बनी थी। तो जावा उस टाइम बहुत पीक पर थी। तो जावास्क्रिप्ट के फाउंडर्स ने क्या सोचा कि हम जावा का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में ये डील हुई कि जो नेटस्केप नेविगेटर है, ये क्या करेगा, ये जावा के एप्लेट सिस्टम्स को, एप्लेट्स क्या थे बेसिकली, जो जावा के वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो उसको सपोर्ट करेगा नेविगेटर, और ये इनको जावा जो जावास्क्रिप्ट में आगे जो जावा वर्ड है उसका नाम को कॉपीराइट दे देंगे ताकि वो जावास्क्रिप्ट नाम को यूज कर सकें।
जो पाइथन नाम था वो दरअसल स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया था, वो दरअसल मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस एक ये बहुत ही फेमस शो चला करता था, उसके नाम पे रखा गया था। उसके बाद वेब एक्सप्लोशन 1995 में वेब एक्सप्लोशन हुआ, यानी वेब डेवलपमेंट से बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, जैसे कि सबसे पहले मैं जावा ही बता चुका हूँ। जावा स्क्रिप्ट हो गई, पीएचपी का पहले जो नाम था वो था पर्सनल होम लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसे रास्मस लेडॉर्फ ने 1995 में बनाया। ये पॉपुलर सर्वर साइड वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें हम मेजरली एसक्यूएल का यूज करते हैं। इसमें हम एसक्यूएल लिख देते हैं और डायरेक्टली कोड के बीच में एसक्यूएल लिख के चला देते हैं और बहुत इजीली ये कंपैटिबल होती है एसक्यूएल के साथ। फिर उसके बाद 1995 में ही बनी रूबी को यूहिरो मात्सुमोटो ने बनाया था। ये मेनली रेल्स फ्रेमवर्क पे काम करती है। उसके बाद 2000 का एरा आया जहाँ पे सी शार्प बनी। सी शार्प को बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है। फिर गोलैंग बनी जिसको गूगल ऑन करता है। रस्ट बनी, इसको ग्रेडन हुरे ने 2010 में बनाया था। उसके बाद कोटलिन बना। ये बेसिकली ये पहली एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मेनली एंड्रॉइड के जो एप्स बनती हैं उसको उसके डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद स्विफ्ट बनी 2014 में। ये ऐसी लैंग्वेज थी, दरअसल इसके पहले क्या होता था कि जो एंड्रॉइड के लिए एप्स बनती थी वो अलग बनती थी और उसके बाद जो मैक के लिए है उसमें थोड़ा-सा वो कंपैटिबल नहीं होती थी। इसलिए मैक के लिए क्या किया एप्पल ने क्या किया उसने खुद का एक लैंग्वेज निकाल दी स्विफ्ट। स्विफ्ट बेसिकली क्या करती है मैक मैक में जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं उसके लिए कंपैटिबल होती है। उसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रान। लिस्प उसके बाद आई, पहली एआई लैंग्वेज है। उसके बाद सिमला पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो पहली फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो है स्मॉल टॉक। फिर उसके बाद सी यूनिक्स के लिए बनाई गई थी। जावा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी अगर आप विंडोज में जावा के प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद अगर आप इसको मान लीजिए कि लाइनक्स में रन करते हैं या तो फिर आप इसको मैक ओएस में रन करते हैं तो बहुत ही आसानी से चल जाने वाला है बिना किसी प्रॉब्लम के क्रिएट किए। तो दोस्तों आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनिटली ट्राई करूंगा कि मैं सॉल्व कर दूं। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट या फिर सजेशन देना है तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी एनटीपीसी वगैरह के लिए मैं आपको ऐसे ही रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।